सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो नीरा ने कसमसा कर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है, सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई थी उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रहा था। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से नीरा का तन बदन सुलग उठा था। आखिर ये चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल, बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी दीपक को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंदों के संग रहना न पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार दीपक का घर मिल गया था। दीपक का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से दूर अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले दीपक को सबने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद नीरा 8-10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तर्रार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद सिम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही दीपक नौकरी पर वापस गया तो वह भी उसके साथ चली गई थी। दीपक को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। नीरा ने सुघर हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। दीपक भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। नीरा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है, कोई इतना बोलने वाला है तो कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि दीपक को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। नीरा भी बहुत खुश थी। दीपक उसे बाहों में समेट कर बोला था, नीरू, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े, बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। नीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोल उठी, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं नीरू, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही दीपक जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, नीरू, माँ की जरा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ है, उनकी बातों को दिल पर न लेना। तुम्हें तो पता है कि वह सारा दिन बोलती रहती हैं, तुम बस हाँ हूँ ही करते रहना। दीपक की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती वह अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। सिम्मी न होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी मचाने लगी,
भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। नीरा के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठा करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ, अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह धोकर सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सिमी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। नीरा चुपचाप पराठे सेकती रही। सिमी बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा आ जाए। नीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। सिमी पर भी माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी, प्रश्नों की बौछार सी कर देती थी। देर क्यों हुई, घर पर पहले बताए क्यों नहीं, आदि। सिमी झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या होगी, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही हैं, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बस बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिमी तो बेटी है, माँ जी से तुर्की बतुर्की सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है, उसे अपने होठ सी कर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है तो कहीं वह सिमी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बरपा दी। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और सिमी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी, वह चाय बनाने लगी। बाहर मेहरी ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं है जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद सकें। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। नीरा की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। दीपक को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी। तरी वाली सब्जी है, बिना दही के कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ, बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। नीरा शर्म से गरी जा रही थी। माँ जी के मुंह में तो जो आया बोलने लगती हैं, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। फिर वह लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहते हुए माँ जी कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की चीख से निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी की तरह तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी नीरा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर नीरा की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है,
इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है। तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहें, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। नीरा ने तो इसके बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी। अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती है। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इसे यह पूछा भी नहीं कि क्या खाने की इच्छा है। तो अब पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात माँ जी अपनी खाट नीरा के कमरे में ही ले आई। रसोई का सारा काम सिम्मी को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई है। 10 बार कहा है कि ज़रा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी। इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती। खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देखकर नीरा हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर सदा ही खींचती रही। नीरा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रहीं। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी ज़मीन पर पाँव रखने नहीं देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो नीरा और सिमी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मो चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बाँच दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। माँ जी के अंदर अभी आक्रोश था। नीरा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई। दीपक ठीक ही कहते थे। मुँह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, सिमी और बाबूजी भी माँ जी की टोका टाकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती है। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। नीरा उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेंगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे।